50 घंटे के बाद भी नारायण साकार हरि फरार है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। बाबा के साथ उसका मुख्य सेवादार भी गायब है। मुख्य सेवादार का नाम एफआईआर में है, लेकिन वो फरार है। इस हादसे में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। सवाल ये कि क्या कोई है जो बाबा को बचा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के बाद 4 पुरुष 2 महिला गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी मधुकर को बताया है। बाबा को मुख्य आरोपी नहीं मान रही है पुलिस। मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पूछताछ के बाद। 4 इनमें पुरुष और 2 महिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी मधुकर को बताया है। बाबा का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने नहीं आ रहा। सवाल कई, इन सवालों के जवाब भी हम ढूंढेंगे। और मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली हैं। जो आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं संजय त्रिपाठी के पास। हमारे सहयोगी आप तक इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे। संजय, 6 जो गिरफ्तारियां हुई, ये कौन लोग हैं, और सवाल यह भी कि मुख्य आरोपी कहां है, बाबा का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर क्यों नहीं है। देखिए, आईजी शलभ माथुर के मुताबिक ये जो 6 लोग गिरफ्तार हुए उनमें 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। ये सारे के सारे जो हैं बाबा के जो कार्यक्रम होते हैं उनके संयोजक हैं और इसके अलावा उनके सेवेदार हैं। इन्होंने पुलिस को जो जानकारी दी है कि ये बाबा के जो अलग अलग जगह आयोजन होते हैं उसकी व्यवस्थाएं संभालते हैं, उसके लिए चंदा एकत्र करते हैं, इस तरह के काम ये लोग करते हैं। उस दिन भी ये लोग यहाँ मौजूद थे और इनको जिस तरह की भगदड़ में मृत्यु हुई है उस आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है। मधुकर जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है, नामजद एफआईआर मधुकर के नाम से हुई, उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें दबिश दे रही हैं। लेकिन अखिलेश, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब बाबा पर सवाल पूछा गया कि बाबा कहाँ पर है, भोले बाबा के बारे में कोई जानकारी मिल रही है, भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, या उसके ऊपर कोई सर्विलेंस किया जा रहा है, उसकी कोई लोकेशन, तो पुलिस अधिकारी पूरी तरह से खामोश हो गए। भोले बाबा को के ऊपर किसी तरह का शिकंजा कसता नजर नहीं आ रहा। ये हैरान करने वाली बात है। जबकि अखिलेश, आप समझिए, ये पूरा जो माया जाल है ये किसका रचा हुआ है? ये पूरा का पूरा भोले बाबा का ही माया जाल है। ये सारे सेवादार उसके हैं, ये मुख्य सेवादार उसी का है, ये सारे लोग उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन भोले सवाल ये कि क्या बाबा को कोई बचा रहा है? एफआईआर में नाम तक नहीं इस बाबा का। बाबा जवाब तो देना पड़ेगा। 123 लोगों की जान गई है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया है। 123 लोगों की मौत के गुनहगार को क्या मोदी योगी समेत सभी राज्य मिलकर नहीं पकड़ पा रहे हैं? और अगर नहीं पकड़ पा रहे, वजह क्या है? पूरा देश एकजुट होकर काम क्यों नहीं कर रहा है? यानी तमाम जो अलग अलग एजेंसीज हैं या पुलिस हैं, क्या इस मामले में अगर वो आपस में तारतम्य बिठाकर काम करें तब भी ये बाबा भागता फिरेगा या मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा? देश में जश्न जरूरी, लेकिन एक्शन में क्यों देरी? 123 परिवारों की चीख पुकार के बाद बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, आप जश्न मनाइए, क्रिकेट में बड़ी जीत मिली है, लेकिन एक्शन में देरी क्यों हो रही है इस मामले में? 123 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार ने किसी पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं मुख्य आरोपी अब तक पकड़ा गया है? 123 लोगों की सांसें छीनने वाला बीते 50 घंटे से किसकी शह पर पकड़ा नहीं गया? कोई है उसे बचा रहा है? क्या कोई सफेद पोश है? 123 लोगों के घर मातम पसारने वाला क्या इंटेलिजेंस और पुलिस से बड़ा हो चुका है? पहले तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और उसके बाद कार्रवाई में देरी क्यों? 123 परिवारों को गम देने वाला केंद्र और राज्य की सरकारों से कैसे आंख मिचौली खेल सकता है? पूरा तंत्र क्या उसके आगे बौना साबित हो रहा है? 123 परिवारों का दर्द भुलाया जा रहा है? क्या वोट के कारण साकार हरि को बचाया जा रहा है? आपको पता है कि इस बाबा के बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं। सुरेश, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बाबा को बचाया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या वही वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स इसके पीछे हो सकती है? देखिए, बाबा को बचाया जा रहा है। ये बताइए कि बाबा को 80,000 रुपए 80,000 उसके जो भक्त हैं आएंगे, इसकी अनुमति दी गई थी।
बाबा ने कोई एटीएम लगा रखा था कि जैसे ही 80,000 पे होगा वैसे ही पता चल जाएगा कि अब एटीएम में 80,000 एक नहीं लेंगे। अरे भाई, एलआईयू क्या कर रहा था, यहाँ के जिला प्रशासन क्या कर रहा था, यहाँ के जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, खुफिया विभाग क्या कर रहा था। इनको भी तो सैलरी मिलती है, टैक्स पेयर के सैलरी ये भी पाते हैं। आखिर ये क्या कर रहे थे? बाबा 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 गुनाहगार है। बाबा चंदा छपवाया था सबको देने के लिए कि बाबा आ जाओ आ जाओ। अरे बाबा के इतने भक्त हैं, इसकी जानकारी क्यों नहीं शासन प्रशासन को थी? अगर बाबा इतना महत्वपूर्ण है, आज अगर किसी बड़े नेता को एक सभा करनी होती है तो 2,500 लोगों को बुलाना अपने मन से मुश्किल हो जाता है। बाबा ने 2.5 लाख लोगों को बुला लिया, यानी उसके भक्ति भाव में 2.5 लाख लोग पहुंच गए। और ये है बाबा का पराक्रम, ये है बाबा के प्रति भक्ति। तो बाबा की भक्ति अगर इस तरह से 2.5 लाख की थी, तो बाबा का इतना बड़ा प्रचार प्रसार था, तो जिला प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा हो रहा था, तो जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। बाबा की गिरफ्तारी कब होगी? तो ये जो खुफिया विभाग के अधिकारी हैं, जो शासन और प्रशासन हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? सेवादार दोषी हैं, आयोजक दोषी हैं, बाबा दोषी हैं और बाकी कोई दोषी नहीं है। बाकी यहां पर प्रशासन दोषी नहीं है, शासन दोषी नहीं है, तो कौन दोषी है? बाबा के कहते हैं कि भक्त अगर 2.5 लाख आ गए तो इतने भक्तों को बाबा ने बुला लिया ना। जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं बिल्कुल मौजूद सवाल है वीरेश। हादसा पर एबीपी न्यूज की एक एक्सक्लूसिव खबर मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। फर्जी बाबा की लेडी ब्रिगेड कैमरे पर एबीपी न्यूज ने लेडी ब्रिगेड से बात की है। लेडी ब्रिगेड ने बताया कि वर्दी कहां मिलती है, हाथरस में क्या हुआ, यह पूरी बात बताई गई है। फर्जी बाबा की लेडी ब्रिगेड कैमरे पर और उनसे जब बातचीत की गई, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेडी ब्रिगेड ने बताया कि वर्दी कहां से मिली। भोले भाले सामान्य लोग कैसे बन जाते थे बाबा की सेना के सदस्य, क्या उनकी मानसिकता थी, बाबा किस तरह का उनके साथ सलूक करते थे, ये सब हम आपको बताएंगे और आपको मिलवा रहे हैं बाबा की सेना के सदस्यों के साथ। बाबा की जो नारायणी सेना थी, उनके जो सदस्य हैं, उनके जो कमांडो हैं, वो हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए, आपका परिचय क्या है? हमारा नाम गुड़िया है। हाँ। आपका क्या नाम है? सपना। आपका क्या नाम है? वर्षा। ये मेरी मम्मी है, ये सुरक्षा सेवा में है, और ये मेरी दीदी हैं, ये जल सेवा में हैं। अभी हम कुछ भी नहीं, अभी हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। पूरा जो ड्रेस होती है वो क्या क्या पहनती हैं आप लोग? लहंगा है, चुन्नी है, साड़ी है। वहाँ पीली कलर की साड़ी, हर कलर की साड़ी पहन सकते हो, पर ज़्यादा लोग पीली पहनते हैं। कपड़े कहाँ से आते थे? ये कपड़े बाबा देते थे? नहीं, कमेटी देते हैं हमें। जैसे हमारा मन है तो हम लोग कमेटी वाले से बात करते हैं, तो वो लोग हमें देते हैं, पैसे देते हैं, तब वो हमें वर्दी मिलती है। आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या काम था? तो जल सेवा करते हैं। क्या ड्रेस पहनती थी आप? गुलाबी पिंक कलर की। पिंक कलर? हाँ, गुलाबी कलर की है। वो दिखाइए। आपको क्या करना पड़ता था? हमारे पास वर्दी है भैया, हमारे पास घर में है, इसी कलर की हमारी भी वर्दी है। किस कलर की? इसी कलर के है। अच्छा, ये वो वर्दी है जो आप लोगों को पहननी पड़ती थी। तो इसमें एक टोपी है। हाँ। और क्या क्या है? साड़ी ब्लाउज है बस। नेम प्लेट है, हैंकी है, और साड़ी है, और क्या है? नेम प्लेट है। अपनी नेम प्लेट दिखाइए। अच्छा, ये आई कार्ड है एक तरीके से। ये आई कार्ड है, इसमें लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हेतु सेवादार पहचान पत्र है ये। इसमें नाम लिखा हुआ है, ऊपर पहले ब्रांच लिखी है जल सेवा, फिर नाम लिखा है सपना ओझा, पति पिता का नाम संजय ओझा, जन्मतिथि 1/1/1980, सूरज नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश। आप ग्वालियर की रहने वाली हैं? अच्छा, तो ग्वालियर से यहाँ पर आती हैं? हाँ, ग्वालियर से आते हैं। अच्छा, और पति आपके कहाँ हैं? ग्वालियर में अभी तो। ग्वालियर में। अच्छा, और नेम प्लेट आपकी? ये एक नेम प्लेट भी है, ये सपना ओझा
जो कि गुलाबी कलर की ये जो ड्रेस है उस पर ये लगाती थी। तो आप दोनों लोग गुलाबी ड्रेस पहनते थे? हाँ भैया। यहाँ इस समय हम बाबा के आश्रम के ठीक पास हैं और पास में ही ये जो बाबा की कमांडो सेना के सदस्य हैं। बाबा की कमांडो की सेना में न सिर्फ सुरक्षा के लोग थे बल्कि अलग अलग ड्रेस में अलग अलग काम करने वाले जो ख़ास तौर से महिलाएं थीं वो शामिल थीं। उसमें गुलाबी कलर की जो पोशाक थी उसमें शामिल रहने वाली तमाम जो महिलाएं हैं उनमें से एक जो दस्ता है वो हमको मिला है। कैमरामैन मान के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, मैनपुरी। तो रविकांत की रिपोर्ट आपने देखी। रविकांत खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है रविकांत, जिस तरह से आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बाबा समानांतर में पूरा तंत्र चला रहा था, पूरा सिस्टम इसका अपना था, प्राइवेट आर्मी बना ली थी इसने। देखिए, न सिर्फ हमें बल्कि आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। उन्हें भी ये आश्चर्य है कि उन्हीं के बीच के लोग कैसे इस तरीके के पागलपन की ओर बढ़ जाते हैं। हजारों लाखों की तादाद में जो महिलाएं वहां पहुंचती हैं और कई महिलाओं को हमने भी देखा जो अभी भी आती हैं और बाबा का जो आश्रम है उसके बाहर 10-10 मिनट तक अपना माथा ज़मीन पर रख करके और वो भगवान के रूप में उनको मानती हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके क्या विचार हैं, गांव के लोगों के क्या विचार हैं, ये हम जानेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग क्या मानते हैं बाबा को? हम तो भगवान नहीं मानते, मैं ढोंगी बाबा मानते हैं, बिल्कुल पाखंडी। तो आप पास के ही गाँव के? यही गाँव है हमारा, किनावर पास में। आप भी पास के गाँव? हाँ, सब पास के ही हैं। आपके पास के गांव के हैं और मेरे ठीक सामने बाबा का आश्रम है। तो ये आश्रम ठीक सामने आप लोग देख रहे हैं और उसके पास ही हम बात कर रहे हैं और पास के ही आप लोग गांव के हैं। क्या आपकी धारणा क्या है बाबा के बारे में? अरे साहब, वो अंधविश्वास फैलाए हुए हैं और शिक्षा का अभाव है, इस वजह से जो महिलाएं जो उनके पीछे हैं। और तो अगर जो है सही तरीके से दिमाग से अगर शिक्षा का अभाव ना हो तो इनसे जो पाखंड छूटा जा सकता है। माना जा सकता है कि आप ही लोगों के इर्द गिर्द के परिवारों की महिलाएं जाती हैं बाबा के पास? वो जाती है, हम तो जाना था, जाटव है और कठेरिया है, धोबी है, जो बिना पढ़े लिखे हैं वैसे ही लोग होते हैं। हाथरस कांड ने कई गंभीर सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं और अब आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, बाबा का रसूख जरा आप समझिए। ये वक्त था कोरोना काल का, जब लोगों का घरों से निकलना दूभर था। तब इस बाबा ने फर्रुखाबाद में 7 दिसंबर 2021 को एक सत्संग कार्यक्रम रखा। सिर्फ 50 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई और फिर क्या हुआ वो ये तस्वीरें गवाही देती हैं। लेकिन इसके आगे की सुनिए। इस भीड़ के कारण ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर गए, सत्संग रुकवा दिया, लेकिन बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आसानी से वहां से फरार हो गया। मुकदमा दर्ज होकर रखा रह गया। आप भीड़ देखिए, अंदाजा लगाइए। यह हाल जब कोरोना काल का था तो आज के वक्त में भीड़ कितनी होती होगी। सीधे मैं आपको वीरेश पांडे के पास ही ले चलता हूं। वीरेश, इस बाबा का रसूख कितना था उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना काल की जो तस्वीरें दर्शकों को हमने दिखाई हैं वो इसकी गवाही देती हैं। देखिए, आप किसी भी बाबा की बात कर लीजिए, जिन बाबाओं का नाम है उन बाबाओं में 5 लाख 10 लाख लोग आते हैं। लोग डिप्रेशन में हैं, लोग अवसाद में हैं, लोग भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, किसी का पति शराब पीता है। बहुत सारी ऐसे घटना हमने देखा है जो घर में तबाही है, परेशानी है, बच्चों की नौकरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हर तरीके से त्रस्त व्यक्ति को जब कहीं आश्रय मिलता है तो ऐसे बाबाओं के शरण में वो जाते हैं। तो ये फेल्योर सरकार का भी है। तो ऐसे में बाबाओं के यहाँ भीड़ होती है। अगर बाबाओं के यहाँ भीड़ थी, अगर ये घटना ऐसी हुई तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ऐसी घटना हो गई, यानी कोरोना हुआ था तो इमरजेंसी में, आपातकाल में अगर दुर्घटना हो जाती है तो इससे निपटने के साधन क्या हैं?
अगर लोगों पे भगदड़ मच गई तो उन्हें कैसे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था थी, सीएचसी पीएचसी में क्या व्यवस्था थी, जिला चिकित्सालय में क्या व्यवस्था थी, एम्बुलेंस की क्या तैयारी थी और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी थी, प्रशासन की क्या तैयारी थी। अगर मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये हाईवे है और इसी दोनों तरफ ये हंगामा हुआ है और ये हाईवे मेन हाईवे आप देखिए, अगर इस हाईवे में हजारों लोग खड़े हैं, ध्यान से सुनिए अखिलेश आनंद जी, कि अगर हजारों लाखों लोग अगर खड़े हैं, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है, तो ट्रैफिक पुलिस के लोग कहां थे, यहाँ के कांस्टेबल। बहुत सही सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया वीरेश। फर्जी बाबा के सेवादारों की तलाश हालांकि तेज की गई है। यूपी के करीब 12 जिलों में पुलिस की रेड की गई और अब तक 30 से ज्यादा सेवादार हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब से भी संपर्क किया गया है, वहां की एजेंसियों से संपर्क साधा गया है। 12 जिलों में पुलिस की छापेमारी जारी है और सेवादारों की तलाश में कहां-कहां छापेमारी हो रही है, पूरी जानकारी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। हाथरस कांड को लेकर किस तरीके से अब जाकर एजेंसियां सक्रिय नजर आ रही हैं। एटा में, मैनपुरी में, इन तमाम जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। कासगंज, यहां भी छापेमारी हुई है। हाथरस की घटना है, वहां पर तो पुलिस की कार्रवाई चली रही है। तो ये आपके सामने पूरी तस्वीर हम रख रहे हैं। फर्रुखाबाद में भी कार्रवाई जारी है और इसी बारे में संजय त्रिपाठी और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संजय, घटना हो गई, कहते हैं ना कि सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटना, क्या ये वही मामला है जो कार्रवाई की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं? बिल्कुल वही मामला है अखिलेश। आप खुद देखिए कि हाथरस कांड होने के बाद में भोले बाबा सीधे मैनपुरी गया था और वहाँ जो इसका आश्रम है वहाँ कई घंटे वो रहा है। इस बात की तस्दीक साफ तौर पर की गई थी, लेकिन किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। कह सकते हैं कि एक सेफ पैसेज दिया गया उसको बाहर निकलने के लिए। उसके तमाम अनुयायी न केवल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में रहते हैं, बल्कि हमने देखा कि राजस्थान, हरियाणा समेत जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी बाबा के भक्त ठीक ठाक संख्या में हैं। उसके कई जगहों पर आश्रम है, तो आराम से उसको निकलने का एक मौका दिया जाना, अगर नहीं कहेंगे तो अखिलेश क्या कहेंगे इसको। अब छापेमारी चल रही है, अब कम से कम 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उठाया जा चुका है, 6 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने जैसी बात हो रही है, तो तब जब एक्शन में पुलिस को आना चाहिए तब तो एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब बाबा की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश अभी भी बाबा को सवाल बना हुआ है संजय कि बाबा कहां है, बाबा के खिलाफ एफआईआर में किसी तरीके का कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया। हाथरस कांड पर विस्तार से पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। फर्जी बाबा के काफिले की पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हादसे वाले दिन की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में दिखा साकार हरि का काफिला। तस्वीरों में बाबा के लोगों ने सड़क को घेरा, यूनिफॉर्म में साफ दिख रहे हैं बाबा के लोग। ये देखिए, सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम चीजें कैद हुई हैं। ये बाबा का काफिला आप जो देख रहे हैं, तेज रफ्तार में गाड़ियां वहां से गुजरती हुई, एक के बाद एक कई गाड़ियां। तो बाबा का काफिला कुछ यूं वहां से गुजरा था। और समझिए जरा इस तस्वीर को, मैं आपको विस्तार से ये दिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये बाबा का काफिला आप देखेंगे यहां पर एक के बाद एक कई गाड़ियां जो गुजरती हुई नजर आ रही हैं। ये भगोड़ा बाबा कहां है, सवाल तो बना हुआ है, क्योंकि अभी तक इसका कोई अता पता नहीं। जो लोगों की मुश्किलें हल करने का दावा करता था, आज खुद कहां है जब लोग मुश्किल में घिरे हैं, बड़ा सवाल। और ये देखिए, ये सफेद गाड़ी अभी जो आप देख रहे हैं, ये बाबा का जो पूरा काफिला गुजरा है, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। ये देखिए, ये गाड़ी जो अभी आपने देखी, ये देखिए, एक के बाद एक कई गाड़ियां जो गुजरती हुई आपको नजर आ रही हैं। बताया जाता है कि इसी के बाद ये पूरी घटना घटी है, जब लोग वहां दौड़ पड़े थे कि जो गाड़ियां गुजरी हैं चरणों की धूल ले लें वहां से बाबा की। रविकांत हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, इस पूरे मामले की जांच में इस तरह की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, सीसीटीवी की फुटेज वगैरह, ये मुझे लगता है कि एक अहम सुराग के तौर पर देखा जाएगा। शायद आवाज नहीं जा पा रही है, रविकांत को हम सुन नहीं पा रहे हैं। वीरेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फुटेज वगैरह है, अब ये तमाम चीजें जो हम देख रहे हैं, इस पूरे मामले में अब एक अहम सबूत के तौर पर जांच एजेंसियों के लिए हैं।
निश्चित रूप से जो पुलिस के लोग हैं वहां पर आसपास के इलाकों में, गांवों में जाकर, घरों में जाकर पूछताछ कर रहे हैं, सेवादारों की तलाश कर रहे हैं, आयोजकों की तलाश कर रहे हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं, सीडीआर तलाश रहे हैं, 100 से ज्यादा सीडीआर की तलाश, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। और ये सारे छानबीन जो LIUs के लोग कर रहे हैं, एजेंसीज कर रही हैं, पुलिस विभाग कर रहा है, ये शासन प्रशासन कर रहा है, घटना के दुर्घटना के बाद कर रहा है, 100 से ज्यादा लोगों के मरने के बाद कर रहा है। तो ये एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम ये सीसीटीवी फुटेज भी करेगा। जिस तरीके से झंडाटे के साथ फर्राटे भरते हुए बाबा की गाड़ियां निकल रही हैं, बाबा बहुत शौकीन प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा। बाबा जो है वो लग्जरी गाड़ियों से चलता, बहुत ही महिला जो सुरक्षा कर्मी है उनका पूरा जत्था रहता, हैंडसम और स्मार्ट जो उसके सेवादार हैं, बहुत सारे ऐसे उसके सुरक्षा कर्मी हैं जो 6 फीट से ऊपर हैं। तो ये बाबा की प्रवृत्ति है। अब घटना दुर्घटना हो गई है, शासन प्रशासन एक एक कड़ी तलाश रहा है और लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन सवाल है कि बाबा की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती। साकार हनी के वकील भी कैमरे के सामने आए हैं। वकील AP सिंह ने बाबा को निर्दोष बता दिया। मीडिया बदनाम कर रही है, यह कहना AP सिंह का। बाबा नहीं, असामाजिक तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं, यह बयान दिया गया है बाबा के वकील की तरफ से। बहुत दुखद घटना हुई थी जो 2 जुलाई को हुई, उसके लिए नारायण साकार हरि ने खुद संवेदना व्यक्त की है, मैसेज दिया है और इंजर्ड के लिए शीघ्र सही स्वस्थ होने की कामना की है। लोगों ने सब हॉस्पिटल में जाके जहां से उनको बेहतर सुविधा, आगे जाना है किसी को बेटर मैनेजमेंट के लिए तो वहां भेजने के लिए, और घर भिजवाने के लिए कोई आर्थिक है, कोई बिल्स हैं, कोई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब बाबा के वकील हैं तो जाहिर तौर पर किसी और बयान की आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, ये तो बाबा का बचाव करेंगे ही। मैं आपको लिए चलता हूं रविकांत के पास, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, ये बाबा नहीं, ये तो भगोड़ा कहा जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मुश्किलातें हल करने का दावा करता था, आज जब लोग मुसीबत में हैं, मुश्किलों में हैं, इतने लोगों की जान चली गई, बाबा भागा हुआ है। अखिलेश, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक और बाबा भागा हुआ है, दूसरी ओर सारे लोग ये एक मान रहे हैं और आशंका कर रहे हैं कि बाबा अपने ही आश्रम में सुरक्षित बैठा हुआ है। पुलिस बार बार अंदर भी जाती है, लेकिन बाहर निकलकर ये नहीं साफ करती है कि बाबा अंदर हैं या नहीं हैं। पुलिस इस भाषा में बात करती है कि मुझे नहीं मिले। इस तरीके के अधिकारी जो है वो जवाब देते हैं। COG कल रात में, SOG जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसके सदस्य अंदर गए थे, 1.5 घंटे तक अंदर छानबीन की। बाहर निकल करके उन्होंने गोल गोल जवाब दिया। यहाँ के जो SP हैं उनसे हमने बात की, राहुल मिठास, उन्होंने भी यही कहा कि बाबा हमको मिले नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई। यानी कुल मिलाकर के बाबा को ऑफिशियली सुरक्षा मिली हुई है, वो अपने ही आश्रम में आराम से बैठे हुए हैं और बाहर कोई साफ जवाब पुलिस न दे पाने के कारण प्रेस, पत्रकार और लोग सिर्फ आशंका व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस की ये ड्यूटी थी कि कम से कम ये साफ कर दे कि बाबा अंदर हैं या नहीं है, लेकिन पुलिस ये क्यों नहीं कर रही है, ये एक सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। और वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, आपकी बात भी हुई थी AP सिंह से जो कि बाबा के वकील हैं, क्या और कह रहे हैं वो? अब देखिए, बाबा के वकील हैं तो बाबा का पक्ष रख रहे थे, उनको निर्दोष साबित कर रहे थे, भक्तों की गलती बता रहे थे कि भक्त 2.5 लाख और 3 लाख क्यों चले आए। अरे आस्था से अभिभूत होकर भक्त बाबा की तरफ खींचे चले आए। लेकिन सवाल आप सोचिए कि इतना बड़ा बाबा, इतने बड़े भक्त, लाखों की संख्या, और हमको आपको किसी को पता नहीं, शासन प्रशासन को भी नहीं पता, और इतना बड़ा समागम चल रहा है। तो जो AP सिंह हैं वो बाबा की भूमिका निभाने आए हैं, बाबा के वकील हैं, तो मीडिया में भी वही दलील देंगे जो कोर्ट में उन्हें दलील देना है। तो वो कोर्ट में दलील देंगे तो मीडिया के सामने भी तो बताएंगे ना कि बाबा निर्दोष हैं। बाबा की क्या गलती है? बाबा तो प्रवचन करने आए थे, बाबा उपदेश देने आए थे, लोगों के दुख दर्द को बांटने आए थे, ऐसे में बाबा निकल गए थे। ये शासन प्रशासन भी मान रहा है कि बाबा निकल गए थे। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, शासन प्रशासन और आला अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि बाबा जब निकल गए तो घटना हुई, और बाबा
बाबा जब निकल गए, घटना हुई, तो बाबा का क्या दोष है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसी दिशा में ये इस तरीके के बयानात जाते हैं, इशारा कर रहे हैं। हाथरस हादसे से यूपी सरकार ने हालांकि एक सबक लिया है, क्योंकि ये जो कदम उठाया गया उसी तरफ ये कदम उठता हुआ दिख रहा है। राज्य सरकार जल्द से जल्द एसओपी बनाएगी। मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि दोबारा घटना ना हो इसके लिए बाकायदा एसओपी बनेगी। सेवादारों का बल प्रयोग गलत था, यह बात भी उन्होंने मानी है। तो इस तरीके की घटनाएं फिर से ना होने पाए, इसलिए बाकायदा एसओपी बनाने की बात कही गई। ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिसकी जितनी गलती है, वो चाहे आयोजक हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी, आपराधिक इसमें जिम्मेदारी बनेगी, किसी की प्रशासनिक जिम्मेदारी बनेगी। ये रिपोर्टें मुझे आशा है कि जल्दी ही प्राप्त होंगी। संजय त्रिपाठी के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, फिर से वही बात थोड़ी देर पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब एसओपी भी बनाने की बात सरकार कर रही है। पहले से क्या इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं था? ये तो बड़ी साधारण सी बातें होती हैं प्रशासन की अगर बात की जाए तो। जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हों, वहां पर कुछ तो एहतियात बरतने की जरूरत थी। खूब सारा प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी एसओपी पहले से लागू है कि अगर इतनी संख्या में जमावड़ा होता है तो किस किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, कितना सुरक्षा बल रहेगा, किस तरह के पानी के इंतजाम करेंगे, किस तरफ से पैसेज होगा, किस तरफ से मुख्य अतिथि या मुख्य जो प्रवचन देने वाला वो आएगा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। एसडीएम ने 80,000 लोगों की जो जमावड़ा लगना था उसके ऊपर सेंक्शन तो दे दी, लेकिन वहाँ 3 लाख लोग पहुँचे थे। ये बात वहाँ पहुँचे हुए पुलिस के लोगों को नहीं पता थी क्या? साफ तौर पर जो पुलिस के इंतजाम किए गए थे तो वो सारे लोग वहाँ खड़े थे, तो उनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये बात सूचित करनी चाहिए थी कि 80,000 से 4 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कोई हादसा हो सकता है, कोई घटना हो सकती है। ऊपर से अखिलेश एक बात और बताऊँ आपको कि लगभग 8 से 10,000 जो बाबा के सेवक हैं, बाबा की जो प्राइवेट आर्मी में कहूँगा, जो वर्दी में रहती है, लाठी डंडों से लैस रहती है, उनकी संख्या 8 से 10,000 थी जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को वहाँ से हटा दिया है, ऐसा हमारे सोर्सेज का दावा है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ ड्यूटी करने गए भी थे उनको इन लोगों ने हटा दिया, और पुलिस की संख्या कम थी इसलिए वो चुपचाप चले भी आए वहाँ से। तो आपको सोचना चाहिए कि एक पैरेलल पूरा तंत्र ये बाबा चला रहा था, उसके सेवादारों की बड़ी फौज थी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ब्लैक कैट कमांडो जैसे कपड़े कुछ लोग पहनते थे, महिला जो थी वो आर्मी की ड्रेस पहनती थी। तो इतना बड़ा मायावी जो बाबा था उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं मिल पाई, किसी को सूचना ही नहीं मिल पाई। मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है, अब एसओपी नहीं बनेगी। और एक और बात है संजय, हो गई है। संजय एक बात और है कि एक चीज जो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, जो कहते हैं ना प्राइमा फेसी, उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि पुलिस वाले हों या प्रशासन के लोग हों, उनसे चूक तो हुई है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो सरकार की ओर से दावा किया गया था कि एक रिपोर्ट जो एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को देनी है 24 घंटे के भीतर, उस रिपोर्ट का अभी तक कोई पता नहीं है। 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन की क्या लापरवाही है, कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। अभी तक इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। जैसा कि चर्चा हो रही थी भोले बाबा की, तो भोले बाबा का नाम जुबान पर भी पुलिस अधिकारी नहीं ले रहे हैं, और लिखा पढ़ी में वो आएगा कि नहीं आएगा। पुलिस की जो रिपोर्ट 24 घंटे में तैयार होनी थी पुलिस और कमिश्नर की, उसमें वो आएगा कि आएगा नहीं आएगा, ये बहुत संशय है। इन पर पर्दा अभी तक पड़ा हुआ है, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, रिपोर्ट में क्या है। बहुत सारे सवाल हैं अखिलेश, इनके जवाब अभी मिलने बाकी। हाथरस हादसे पर अभी की बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। कल विपक्ष के नेता हाथरस जा सकते हैं, पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल ने राहुल के जाने की जानकारी दी है। It was quietly an unfortunate incident. Leader of opposition in the Lok Sabha is planning to visit Hathras. He will go to the Hathras and he will interact with the people, those who are affected. तो एक तरीके से विपक्ष को बैठे बिठाए राजनीति करने का मौका भी मिल गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। राहुल गांधी अब हाथरस पहुंचेंगे, इस तरीके की बात आप सुन रहे थे, केसी वेणुगोपाल कह रहे थे। रविकांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, अब तक की जो जांच हुई, तफ्तीश जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसमें बाबा की और क्या भूमिका सामने आ रही है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि पहले भी उसके खिलाफ कई तरीके के आरोप लगे हैं, जमीन तक हथियाने के आरोप लग चुके हैं।
देखिए, आरोप कई लग चुके हैं। एक बार जेल जाने की बात भी है कि वो जेल जा चुके हैं। स्थानीय निवासियों से हमने जो बात की, अलग सोर्सेस से भी हमें पता लगा था, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके ऊपर रेप के चार्जेस भी लग चुके हैं एक समय पहले, और जो उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने नौकरी छोड़ करके अध्यात्म में आए, ये नुक्ता ध्यान देने की बात है। उनके ऊपर जब रेप के चार्जेस लगे, उसके बाद उनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उनको रिजाइन देने के लिए कहा गया था, वरना उन्हें बर्खास्त किया जाता। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद ये आध्यात्म की ओर, यानी लोगों को जाल में फंसाने वाला जो आध्यात्म है उसकी ओर ये अग्रसर हुए, और लगातार ये उन गरीबों को टारगेट करते थे जो झाड़ फूक में विश्वास रखते हों और इतने गरीब और सताए हुए हों कि उनकी कोई जब न पूछ रहा हो तो बाबा वहां पहुंचते थे और ऐसे घरों को टारगेट करते थे और ऐसे लोगों को चमत्कार की बातें करते थे कि आप हमारे यहाँ से आइएगा, हम आपको आशीर्वाद देंगे, आप ठीक हो जाइएगा। दुनिया भर की जो समस्याएं होती हैं एक गरीब आदमी की, उनको लेकर के वो उनको प्रभावित करने की कोशिश करते थे, और खास तौर से उस तबके को टारगेट करते थे जो झाड़ फूक में विश्वास करता हो, चमत्कार में विश्वास करता हो, और खास तौर पर जो अशिक्षित लोग थे उन्हें ये बाबा टारगेट करता था ताकि आसानी से उनका ब्रेन वॉश कर सके। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हादसा है, कोई साजिश नहीं है, भीड़ के कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं, भीड़ को लेकर सरकार एसओपी निर्धारित करे, यह बात कही गई रामगोपाल यादव की तरफ से। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। वीरेश के पास आपको एक बार फिर से मैं लिए चलता हूं। वीरेश, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था जब वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि साजिश वाले दृष्टिकोण से भी, उस एंगल से भी पूरे मामले की पड़ताल होगी। तो क्या इसका जवाब रामगोपाल यादव दे रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि ये हादसा है, कोई साजिश नहीं? देखिए, जो पक्ष कहेगा विपक्ष उसके उल्टा कहेगा, ये उसका कर्तव्य है। रामगोपाल यादव ने वही भूमिका निभाई, और एपी जो सिंह हैं, जो वकील हैं, वो भी तो कह रहे थे कि साजिश हुई है, साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है, 2.5 लाख लोग आ गए, और ऐसे में षड्यंत्र की वजह से लोगों ने कहा कि जो भभूत है, जो प्रसाद है, उसको उठाया जाए, उसको लगाया जाए। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, समझ में नहीं आती। अगर साजिश है, षड्यंत्र है, तो उसका खुलासा होना चाहिए। अगर जो षड्यंत्र है किसने किया, सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, जिला के सारे लोग आपके, तो उच्चाधिकारी आपके, फिर साजिश हो जाती है। तो ऐसे साजिश में तो सैकड़े लोगों की जान जाती ही रहेगी। पक्ष भी है, विपक्ष भी है, तो साजिश कहीं और साजिश को अंजाम देना अगर इतना आसान ही है तो फिर पुलिस और प्रशासन का क्या काम है? हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया। सरकार हर बात छिपाना चाहती है, सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, मुझे घटना के पीछे साजिश नहीं दिखाई दे रही। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इतना समय नहीं लगता। ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। एक बार फिर से संजय त्रिपाठी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। संजय, थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी हाथरस जाएंगे, आपने अखिलेश यादव का बयान सुना। जाहिर तौर पर विपक्ष के जो लोग हैं राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति करने का मौका किसने दिया? सवाल तो यह भी है ना, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अगर इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल खड़े होंगे, और राजनीति के लिए बाबा का मंच अभी नहीं इस्तेमाल बल्कि पहले से भी होता रहा है। आपने देखा किस तरह से बड़ी संख्या में जो अनुयायी उसके आते थे, तो उस वक्त भी तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता बाबा के मंच पर देखे गए हैं। बाबा के आशीर्वाद की भी बात कहते रहे कि बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, इस तरह के बयान भी आते रहे हैं। और अब जब घटना हो गई है तो निश्चित रूप से यही नेता जो उस मंच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने जाते थे, आज भी अपने फायदे के लिए। अखिलेश यादव ने खुद तारीफ की थी संजय, अखिलेश यादव ने एक पोस्ट पर लिखा था, एक सैंडल पर।
बिल्कुल लिखा था और अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में देखे भी गए थे। मंच पर उन्होंने भाषण भी दिया था, वहाँ हजारों की संख्या में लोग तब भी मौजूद थे। तब लेकिन अखिलेश यादव ने शायद इस बात पर ध्यान न दिया हो कि एसओपी का पालन किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन अब चूंकि घटना हो गई है तो ऐसे में सभी को एसओपी की याद आएगी, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो। अब राहुल गांधी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, तमाम जो दूसरे दल के नेता हैं वो लगातार इस तरह की राजनीति करेंगे और राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं होने जा रहा है। बस कहानी अंत में अखिलेश यही आती है कि आगे से ऐसी घटना ना होने पाए। दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति संजय ये है कि ये तमाम जो बाबा हैं ये राजनीति के लिए जरूरी हो गए हैं, क्योंकि इनके पास अपना वोट बैंक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। चंपई सोरेन ने दरअसल कल ही अपना इस्तीफा दे दिया था राजभवन में जाकर राज्यपाल से मिलकर, और उसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। विधायक दल का नेता उन्हें फिर से चुन लिया गया था और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। आपको पता है जमीन घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी थी उनके हाथ से तब निकल गई थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन तभी यह माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन जेल से जब बाहर आएंगे एक बार फिर से वही मुख्यमंत्री होंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल ही उन्हें विधायक दल का नेता भी चुना गया, राज्यपाल से वो मिले भी, और आज मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। झारखंड में आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं और इसी के मद्देनजर चेहरे के तौर पर हेमंत सोरेन ही होंगे, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जाएगा।